The new episode of Rendezvous with English welcomes you once again. Very happy welcome to you. Hope everybody is fine. Hope you are studying the chapters nicely. Hope you are understanding the topic transformation. I am going a bit slow. आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए. I hope you are studying and keep dedicated as I have given a plethora of examples. बहुत सारे examples आपको मैं दे चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है in order to be good, in order to be the best. Okay? तो हम क्या पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन में? चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है. फिर पढ़ा था सिंपल से कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज से कैसे चेंज किया जाता है. एंड आई टोल्ड यू दैट इफ द सेंटेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, देन द सेंटेंस कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग दैट और अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज से. As is going on, है ना. और the match is on tenterhooks. जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था टेंटरहुक्स का मतलब, है ना, कि क्या है. तो मैच बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, डू और डाई सिचुएशन काइंड ऑफ, जहां पर इंग्लैंड भी जीत सकती है. कपल ऑफ विकेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग सेशन बाय इंग्लैंड एंड इट कैन पेव द वे फॉर the English win. Otherwise, if Australian, the wicket of Usman Khwaja is very very important. वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बैट बहुत अच्छे से बल्ला मिलाकर, जैसे एक टेस्ट मैच कॉपी बुक स्टाइल में जो बैटिंग होती है उस तरीके से कर रहा है. तो वही टेस्ट मैच में चाहिए अप्रोच, पेशेंट अप्रोच. Then you have to watch every ball very carefully. You have to defend it, है ना. तो जो बॉल छोड़ देते हैं बैट्समैन, जैसे बैटिंग कर रहे हैं, बॉल आई तो यूं छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं? फेंडिंग द बॉल, मतलब छोड़ देना. उसके लिए यूज किया जाता है. तो एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं कैसे ज्वाइन किया जाएगा. सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही बॉट हिज. बहुत आसान है, आपको बहुत इजी तरीका बताते जा रहे हैं. एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए वीडियो. अगर एक बार समझ में ना आए, see twice and you will definitely be well versed with it. इतने आसान तरीके से बता रहे हैं. तो he bought his friend's car. ठीक है, उसने क्या खरीदी? अपने फ्रेंड की कार को खरीदा. क्या खरीदा? कार को खरीदा. तो अब हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते समय क्या करेंगे? याद है एडजेक्टिव क्लॉज जब हम सिंथेसिस करते थे हम क्या करते थे? रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते थे. और रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते थे उनको पोजीशन वेयर वी यूज्ड टू प्लेस द रिलेटिव क्लॉज आफ्टर द नाउन और द प्रोनाउन. उसके बाद क्या आता था? रिलेटिव प्रोनाउन आती थी. हु, विच, व्हाट, डब्ल्यू वाले जो वर्ड्स हैं, है ना, हुज, हुम. और उसके बाद क्लॉज आता था. वही यहां पर करना है. तो ही बॉट, उसने क्या खरीदी? फ्रेंड की कार. तो उसने क्या खरीदी? सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखिए, किसकी कार है मत लिखिए. तो ऑब्जेक्ट क्या है? कार. अब कार क्योंकि नॉन लिविंग है तो विच यूज करिए. अब एक क्लॉज बनाना है हमको. तो कार किसकी है? उसके दोस्त की है. तो की है का मतलब उसको बिलोंग करती है. तो विच बिलोंग्ड टू हिज, which belongs होगा क्योंकि उसकी है ना. पास्ट टेंस हम यहाँ यूज कर चुके हैं. He bought car which belongs to his friend. यहाँ पर दाल यूज कर लिए क्योंकि which आगे यूज कर रहे हैं ना. तो क्या करेंगे? हमने ऑब्जेक्ट लिखा, उसने क्या खरीदी? कार. ये ऑब्जेक्ट है. देखिए कैसे एडजेक्टिव क्लॉज में सिंपल से चेंज हो रहा है. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखा, एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐड की, डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, हु, विच, हुज, हुम. ठीक है. और उसके बाद जो उसकी कार है उसके लिए एक वर्ब को यूज किया, और जो ऑब्जेक्ट था पहले जिसको वो ऑब्जेक्ट बिलोंग करता था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बताया गया है ना ग्रामर में। जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट होता है और जो उसको रिसीव कर रहा होता है वो इनडायरेक्ट रिसीवर होता है, इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? हाँ, ये सेकंड सेंटेंस है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है। The hunter shot a running deer। अब आप बताइए हंटर ने क्या मारा? What did the hunter shoot? हंटर ने क्या किया? रनिंग डियर को। तो हमने क्या ट्रिक बताई? What way I told that after the verb we have to first place the object। क्योंकि adjective clause में क्या करते हैं? We need a noun or pronoun in order to place the relative pronoun। relative pronoun को place करने के लिए हमको क्या चाहिए? noun या pronoun चाहिए verb के बाद, तभी तो adjective clause बनेगा। तो हम क्या करेंगे? The hunter shot, क्या किया? कौन सा डियर? द डियर। और अब डियर के लिए एनिमल है इसलिए विच। तो क्या कर रहा था? वॉज रनिंग, दौड़ रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में था, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में ही तो है, शॉट है पास्ट, तो जो दौड़ रहा था। तो हंटर शॉट, क्या शॉट किया? उसने जो ऑब्जेक्ट था उसको लिखा और ऑब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगाई, एक वर्ब ऐड की क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, वाज रनिंग बन गया, है ना? समझ आया? उसी तरीके से ऊपर किया। एक सेंटेंस और बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। इजी है, समझ जाओगे बहुत इजीली, बस थोड़ा दिमाग लगा लो। जब पढ़ो तो इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिन लोगों को नींद आती है पढ़ते समय, क्लास में सोते रहते हैं, उनके लिए खास तौर से ये वीडियोस हैं। कम से कम घर पे तो ध्यान से पढ़ लो, हर समय सोते ही रहोगे। कुछ लोग ऐसे क्लास में बैठे होते हैं, सर बता रहे हैं या मैम पढ़ा रही हूँ, कुछ जो ज्यादा काबिल होते हैं वो सर रख कर सो जाते हैं। उनसे कहना पड़ता भैया उठ के तो बैठ जाओ, है ना? कम से कम पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तो उठ के तो ठीक से बैठो, इट्स क्लास इज गोइंग ऑन, है ना? तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है? जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज हेल्प द नीडी। प्लीज हेल्प द नीडी। अब किसकी मदद करनी है? जरूरतमंद, नीडी की। तो पहले क्या लिखेंगे हम? क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव है ना, रिक्वेस्ट है। प्लीज हेल्प, किसकी हेल्प करनी है? तो जब हेल्प है यहाँ पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है, यू छुपा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? हु। और क्या है? सिंपल प्रेजेंट, आर नीडी। और अगर आप चाहें तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज हेल्प दोज भी लिख सकते हैं, प्लीज हेल्प दोज हु आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ दोज भी लगा सकते हैं और प्लीज हेल्प हु आर नीडी ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? एक रिलेटिव प्रोनाउन हर बार ऐड कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं। नेक्स्ट, एक लास्ट सेंटेंस इन एडजेक्टिव क्लॉज, एक सेंटेंस और देखिए, आई होप अभी तो क्लियर होगा। हाँ, और सेंटेंस तो बताना ही चाहिए। I have no food to give you। अब क्या सेंटेंस दिया हुआ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाना नहीं है। तो कोई मांग रहा होगा खाना, जैसे कोई दोस्त मांग रहा है, अरे भाई कुछ खिला दो, भूख लगी। अपना तो टिफिन साफ कर लिया या दूसरे लोगों ने क्लास में खा लिया। क्लास में तो यही होता ही है। हम लोग जब छोटे थे, जब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो सब हम लोगों के घर में तो कल्चर था नहीं फास्ट फूड का बिल्कुल भी। और वी वर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, सिंपल बुर्जुआस थे हम। एक वर्ड बताया था ना, बुर्जुआ, तो बुर्जुआ जो आपको बताया था, तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे।
तो हम लोग तो अपना नॉर्मल लंच लगाते थे भाई, रोटी पराठे ही दिए जाते थे। फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव वो पेरेंट्स का सोचना उस समय ठीक भी था और अभी भी ठीक ही है। फास्ट फूड्स तो हम लोग खाते ही रहते हैं, कभी ना कभी कहीं पिज्जा खा लिया, कहीं बर्गर खा लिया, यहीं चाउमीन खा ली, मोमोज आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, जगह जगह देखिए मोमोज काउंटर, मोमोज कोई बेच रहा है, कोई मीमोज बेच रहा है, स्पेलिंग नहीं मालूम है लेकिन मोमोज और मेमोज और मोमोज बेच रहे हैं, सब लोग सेल कर रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं खूब। ठीक है, तो हमारे समय में एक लड़का था जो अच्छे बहुत ही रिच फैमिली से था, तो वो लंच में उनकी मम्मी सोती रहती होंगी, वो बताता भी था कि मम्मी सोती रहती, तो ज्यादातर बिस्किट्स, पेस्ट्रीज ये सब लेकर आता था। तो हम हमारा जो ग्रुप था हम क्या करते थे, हम उसको साफ कर देते थे लंच ब्रेक से पहले। ऑल्दो उसको लंच हम लोग कराते थे क्योंकि हमारा ग्रुप था 8-10 बॉयज का, तो हम लोग उसको लंच कराते थे अपने में से, लेकिन उसका टिफिन साफ कर देते थे। तो ये तो बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है खाने की, है ना। तो आई हैव नो फूड टू गिव यू, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही दिया हुआ है तो उसको वहीं लिख दीजिए, आई हैव नो फूड। अब फूड क्या हो गया, नाउन हो गया, तो फूड के लिए विच यूज कर लीजिए, और किसको देना है, मुझे देना है, तो आई फिर से आ जाएगा। देना है तो कैन यूज कर लीजिए, विच आई कैन। समझ में आया? तो हमने क्या किया, आई हैव नो फूड, फूड नॉन लिविंग है इसलिए विच का यूज करिए, फिर क्योंकि मुझे देना है तो प्रोनाउन का रिपीटिशन होगा, हर बार आया सब्जेक्ट, और फिर कैन गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक, तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं सेंटेंस में, दैट विल बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन है, और फिर उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगी और तब सेंटेंस आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन का सेंटेंस हो तो वो उसमें क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज यूज होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्या होती है, क्लॉज भी बताया था, द क्लॉज व्हिच does the work of an adverb, that is which adds to the meaning of a verb, adjective or another adverb, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो सोते वाले जाग जाओ, सोने के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सोना जरूरी है हर किसी के लिए, 6 आवर्स 7 आवर्स की नींद, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए तो दिन भर सोना है, वो 20 घंटे 22 घंटे सोए उतना ही अच्छा है, डॉक्टर्स कहते हैं, है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी की द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप गेट्स डिक्रीज एंड एज ए रिजल्ट वी नीड टू स्लीप लेस। लेकिन अपने आप को स्लीप डिप्राइव मत करिए। डिप्राइव का मतलब अभाव, कमी नहीं लाइए, शॉर्टकमिंग, इसकी कमी नहीं करिए, कम नहीं करिए नींद, क्योंकि नींद कम करने से बीमारी होगी, एंजाइटी होगा, ईगरनेस होगी, नर्वसनेस होगी, डिप्रेशन होगा। तो नींद बहुत जरूरी है, और नींद से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। और जैसे हम आप लोगों की एज जो लर्नर्स हैं, जो एवरेज टीनेजर्स हैं, सो इन योर एज मिनिमम 7 आवर्स स्लीप इज परफेक्ट। तो 7 घंटे आप सो रहे हैं अगर, तो अगर दोपहर में सोने की आदत, तो ऑल्दो दोपहर में नहीं सोना चाहिए, लेकिन स्कूल गोअर्स, कॉलेज गोअर्स जो हैं वो 1 घंटा दोपहर में रेस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट एडवाइजेबल, है ना। और वरना 7 घंटे की नींद चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो नींद 6 घंटे की मिनिमम 6 आवर्स की तो हर किसी को चाहिए। जो इससे कम सोता है वो बीमार शर्तिया पड़ेगा। जो बोलता है कि हम 6 घंटे से कम सोते हैं, आई एम फिट एंड फाइन, वो झूठ बोलता है, ही लाइज, जो भी हो, बिकॉज less than 6 hours of sleep in a day continuously is going to make you ill for sure। तो इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर। वो ये है कि जो सबसे ज्यादा सोने का रिकॉर्ड मालूम किसका है? एक आदमी रहा है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हाँ, रैंडी गार्डनर था एक आदमी, वो 1964 में 11 दिन तक सोता रहा था, ठीक है, सॉरी सोता नहीं रहा था, नहीं सोता रहा था,
हाँ, सोने की तो बात कर रहे हैं। सोने का रिकॉर्ड था, 11 दिन तक वो सोता रहा था, लॉन्गेस्ट स्लेप। कुछ प्रॉब्लम थी उसको, तो एंजाइटी की वजह से 11 दिन वो सोता रहा। ठीक है, तो जिन लोगों को इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, एक पैरासोमनिया है जिसमें आदमी नींद में चल के मर्डर कर देता है, जैसे लेडी मैकबेथ करती है मर्डर। शेक्सपियर का फेमस प्ले है मैकबेथ, जो वर्ल्ड में हैमलेट के बाद सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला प्ले है, जिसपे हमने अपने कॉलेज में फंक्शन में भी कराया भी था मैकबेथ। तो 3 witches, double toil and trouble, fire burn and cauldron roll। तो बहुत ओपनिंग लाइंस हैं उसकी प्ले की। 3 witches हैं, 3 चुड़ैल आती हैं उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्ले है। और एक होता है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म होता है नींद में चलना। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और एक होता है नहीं, कभी कभी हम लोगों को सोते सोते लगता है ऐसे हम गिर गए। सो रहे हो, जैसे ही हल्के से हम सोए और लगता है कि अरे गिर गए, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? हिप्निक डिसऑर्डर्स कहते हैं, हिप्निक जर्क्स। हिप्निक जर्क्स होते हैं, मतलब आधी कच्ची नींद में एकदम झटका सा लगना, लगा ऐसे गिर पड़े। सभी को होता है कभी ना कभी। ये तब होता है जब हम ज्यादा सोच रहे होते हैं, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब जैसे ही लेटते हैं हम, तो कुछ मिनट के बाद लगता है कि अरे बेड से गिर गए, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और जो ड्रीम्स हमको आती हैं वो मोस्टली 5 मिनट के अंदर 50% ड्रीम हम भूल जाते हैं, जो हमको ड्रीम्स आती हैं। और कम लोगों को ही ड्रीम्स याद रहती हैं, अदरवाइज मोस्टली लोग ड्रीम्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। लेट हिम स्लीप एनीवेयर। अब इसको एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे चेंज करेंगे? सेंटेंस शुरू हुआ है लेट से, तो हम क्या करेंगे? लेट हिम वर्ब तक वैसे ही लिखेंगे, जहां तक वर्ब है उसको वैसे ही लिखिए। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो। अब एनीवेयर का मतलब है जहां उसका मन हो, यही तो मतलब है लेट हिम स्लीप एनीवेयर। वो जहां उसका मन हो वहां सोए, तो जहां उसका मन हो वही लिखना है यहां पर। लेट हिम स्लीप, जहां के लिए वेरेवर, इसमें भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगी। लेट हिम स्लीप वेरेवर ही लाइक्स और विशेस। ठीक है, तो ये बन गया आपका एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया? जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें भी वर्ब तक सेंटेंस को वैसे ही लिखना है, तभी सेंटेंस सही बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। He felt sorry on finding his mistake। तो काहे के लिए उसको अफसोस हुआ? अपनी गलती ढूंढने पर। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ब तक बताया वैसे ही लिखना है, तो वर्ब तक कहां हो गया? He felt sorry। अब on finding his mistake लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लीजिए। He felt sorry because he found out his mistake। उसने अपनी गलती ढूंढी इसलिए उसे अफसोस हुआ। तो हमने क्या यूज किया कि बिकॉज़ का यूज हुआ, क्योंकि रीजन दिया हुआ है। उसको अपनी गलती ढूंढने पर अफसोस हुआ, तो उसको अफसोस कब हुआ? जब, क्योंकि उसने अपनी गलती ढूंढ ली। तो हमने पूरे क्लॉज को प्रोनाउन के साथ फिर से लिख दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती ढूंढ ली इसलिए उसे अफसोस हुआ। तो इस तरीके से एडवर्ब क्लॉजेस बनाए जाएंगे। रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जो भी मीनिंग दिया हुआ है, प्रोनाउन प्लस जीरेंड यूज हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे फिर से और इसको रीफ्रेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक,
नेक्स्ट सेंटेंस, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। सिंपल सेंटेंस है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं एडवर्ब क्लॉज में। तो उस जबकि उसने मेहनत की, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, तो हम क्या करेंगे, ऑल्दो का यूज कर लीजिए। ऑल्दो उस कौन है सब्जेक्ट, ही, और टेंस क्या है, पास्ट टेंस। इससे पता लग रहा है क्योंकि ये तो वो है, जीरंड है, सिंपल सेंटेंस है ना। सो ऑल्दो ही वर्क हार्ड, और क्या यूज करना है, येट ही फेल्ड। बन गया कॉम्प्लेक्स, है ना। देखा किस तरीके से ज्वाइन करना है सेंटेंस को, इस तरीके से ज्वाइन करिए। हाँ, एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, We walk in the morning। अब हम क्या कब टहलते हैं, हम सुबह टहलते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, What rule have I told? I have told the rule that the verb has to come along with the subject first। तो we walk, और कब, सुबह। तो कब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सी, when। क्या है, मॉर्निंग के लिए प्रोनाउन when it is morning। Morning, so we walk when it is morning। so जो कभी कभी पूरे फ्रेजेस को दोबारा लिखना पड़ता है, जहां पर जो थर्ड सेकंड सेंटेंस बताया था उसमें रीफ्रेज किया था सेंटेंस को, कहीं पर नहीं करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बताया था, वहां पर कुछ नहीं करना पड़ा, वहां पर केवल रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके करना, चेंज करना पड़ा। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे सेंटेंस में। जैसे वी वर्क, वी वॉक, तो हम कब चलते हैं, जब मॉर्निंग होती है। समय दिया हुआ तो व्हेन यूज कर लीजिए, रीजन दिया हुआ तो बिकॉज़ यूज कर लीजिए, कंडीशन दी हुई है तो ऑल्दो ये यूज कर लीजिए। जिस तरीके से एडवर्ब क्लॉजेस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आई होप एडवर्ब क्लॉज समझ में आया। एंड द लास्ट, सो अच्छे से पढ़िए, कीप focusing on what I am teaching here, and I am teaching in great detail so that you are able to understand the clauses, because clauses generally बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो conjunctions के medium से या रट कर sentences को करते हैं। मैं वो नहीं चाहता हूँ। I want you to understand clauses so that you can do them yourself, ठीक है। अब बोर्ड के लिए जो important 4 idioms बताते थे, उनमें से पहला है nip in the bud। nip in the मतलब bud है stop in beginning। किसी भी चीज को, खराब चीज को शुरुआत में ही रोक देना, nip in the bud। तो इसका यूज क्या हो सकता है सेंटेंस का, I stopped स्टॉप तो उसका मीनिंग है ना, I nipped in the bud my habit of smoking। ठीक है, I nipped in the bud my habit of smoking। समझ में आया। अब तो nipped in the bud मीन्स शुरुआत में ही बिल्कुल रोक देना। अब नेक्स्ट इडियम है, अब आज से पढ़ जाएंगे इडियम। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस मीन्स अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है वो करना। तो आउट ऑफ प्लेस, द बिहेवियर शोन बाय हिम वॉज आउट ऑफ प्लेस। तो उसने किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया, बहसबाजी की, तो वो बिहेवियर क्या था, आउट ऑफ प्लेस था। ठीक, समझे। अब थर्ड वन इज टॉल टॉक। टॉल टॉक का मीन्स होता है बोस्टिंग, टाक नहीं, टॉक। टाल टाक, टाल टाक नहीं, टॉल टॉक। कुछ लोग बोलते हैं टाल, कुछ लोग बोलते हैं टाक।
तो जो लोग जो हैं इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ इंग्लिश का में हंसी आ जाती है जबकि कोई इस तरीके से बोलता है, लेकिन मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ कभी भी। हाँ, हमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टॉल टॉक मींस बोस्टिंग। सो मतलब बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात कहना, फेंकना जिसे कहते हैं, फेंकू, है ना। तो माय फ्रेंड ऑलवेज, अब वर्ब है टॉक, तो टॉक पहले आएगा। टॉक्स टॉल अबाउट रेसिंग, ठीक है। मेरा फ्रेंड है जो हमेशा बड़ा चढ़ा के रेसिंग की बातें करता है कि जैसे वो बहुत बड़ा रेस है, है ना। एंड द लास्ट वन इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मीन्स possession of something which possession of something difficult to maintain, मतलब कोई हम ऐसी चीज रख लें जिसके हमारी काबिलियत नहीं है, औकात नहीं है हमारी उसको रखने की, लेकिन हम ले आए, जैसे हाथी पाल लें घर में, कार ले आए, लेकिन हम उसमें तेल नहीं डलवा सकते, हाथी खिला नहीं सकते। तो I bought a white elephant in the name of कार। तो कार के नाम पे मैं एक व्हाइट एलिफेंट खरीद लाया। तो इस तरीके से इनका यूज होगा, समझ में आया। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ इडियम्स और फ्रेजेस बताता रहूंगा आपको। एंड टुडेज टिप आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट फोकस ऑन योर स्लीप। ओके, नींद पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि प्रॉपर नींद लेना भी जरूरी है। इफ यू टेक प्रॉपर स्लीप, इफ यू स्लीप वेल, देन यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट नाइसली। नींद आएगी, एंजाइटी लेवल्स बढ़ेंगे, खाना पीना हर चीज प्रदूषित है, जलवायु प्रदूषित है, एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। तो क्या होगा, हमारे जो एंजाइटी लेवल्स है, ईगरनेस है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, ये इस तरीके की चीजें, बीमारियां बढ़ती हैं। यंग में भी हो रही हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स में नहीं हो रही। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट एंड टेक प्रॉपर रेस्ट आल्सो डिस्पाइट योर टाइट स्टडी शेड्यूल। होप यू एंजॉयड and keep coming back to read these grammar lessons. Hopefully they would be benefiting you, and do like, subscribe and share only if you feel that they are good enough and others can also be benefited. Thank you. Good day ahead.